नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। और मारवाड़ के राठौड़ वंश में पिछली कक्षा में हम राव जोधा के बारे में पढ़ चुके हैं। राव जोधा ने किस प्रकार संघर्ष किया अपनी लाइफ में। अब उसके बाद में हम आज राव जोधा के उत्तराधिकारी के रूप में पढ़ेंगे। तो राव जोधा के बाद शासक कौन बना उसके बारे में देखेंगे। राव जोधा के बाद शासक में हमने शातल देव के बारे में और साथ साथ में हम देखें और कुछ पढ़ा था। और अब हम देखते हैं राव जोधा के शातल देव के बाद में कौन शासक बना। तो राव जोधा के पुत्रों के बारे में देखा था। तो राव जोधा के पुत्रों में शातल और शुजा मारवाड़ के शासक बने थे। और हमने यह भी देखा कि एक बीका है जो राव जोधा के पुत्र थे, जिन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो हम जो शातल के बाद में हम शुजा के बारे में देखेंगे। आज शातल के बाद में कौन शासक बना? शुजा। तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा? शुजा, राव शुजा। राव शुजा शासक कौन बने? राव शुजा। आपको अच्छी तरह ध्यान है कि राव शुजा है, उससे पहले शासक कौन था? तो शासक था शातल देव। हमने यह भी देखा था कि 1492 के अंदर एक कोषाणा का युद्ध होता है। और कोषाणा के युद्ध के अंदर जो हम देखते हैं शातल देव भुल्ले खां को बुरी तरह पराजित करते हैं, मार देते हैं। और उसके बाद में स्वयं भी घायल हो जाते हैं। और कुछ समय बाद में शातल देव का निधन हो जाता है। अब उसके बाद में 1492 के अंदर शासक कौन बना? हम देखते हैं शासक बनता कौन है। 1492 के अंदर शातल देव का भाई है शुजा शासक बनता। ये राव जोधा का पुत्र है। और 1492 के बाद में ये लगभग हम देखते हैं 1515 तक शासन करेंगे। कितने तक शासन करेंगे? 1515 के बाद में। और 1515 के बाद में जो शासक बनेगा उनका नाम रहेगा गांगा। क्या नाम रहेगा? गांगा। तो हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? राव शुजा के बारे में पढ़ रहे हैं। राव शुजा ने किस प्रकार हम देखें अपना प्रतापी जो भी प्रयास किया, वीरता का प्रदर्शन किया है। तो राव शुजा के बारे में देखते हैं। आपको ध्यान होगा ये कौन थे? तो राव शुजा किन के पुत्र थे? राव शुजा जोधा के पुत्र थे। किन के पुत्र थे? जोधा। ये किन के बाद में शासक बने? तो राव शुजा शातल देव के बाद में शासक बने। शातल देव के बाद शासक बने। राव शुजा है या शातल देव के बाद में शासक बने हैं। और ये किन के पुत्र थे? तो ये थे जोधा के पुत्र। तो राव शुजा है, राव शुजा जोधा के पुत्र थे। किन का पुत्र था ये? जोधा। अब देखते हैं हम राव शुजा है वो शातल देव के बाद में शासक बनते हैं, जोधा के पुत्र थे। इनके काल में क्या हुआ? तो इनके काल में क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीकानेर के शासक हम देखते हैं राव बीका ने क्या किया था? इन पर आक्रमण किया था, जोधपुर पर आक्रमण किया। तो इनके समय बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीका कौन थे? राव बीका। जोधपुर पर आक्रमण किया। जोधपुर पर आक्रमण किया। अब देखें राव बीका ने जो जोधपुर पर आक्रमण क्यों किया उसके बारे में देखते हैं। तो राव बीका ने क्या किया? जोधपुर पर आक्रमण किया। क्यों किया? तो हमारा पॉइंट रहेगा राव बीका
का जोधपुर पर आक्रमण। पहले तो साथियों हम यह देखते हैं कि इसका पृष्ठभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि किस प्रकार इन्होंने राव बीका ने ऐसी क्या परिस्थितियां बनी और इस प्रकार की क्या सिचुएशन थी कि बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर आक्रमण करने के लिए मजबूर हुए। हम देखते हैं जिस समय शासन किनका था, जोधा का शासन था। किनका शासन था? जोधा। और जोधा के पुत्रों के अंदर शासक बनने वाले में कौन किन का नाम आता है हम देखते हैं। एक तो शातलदेव का और एक शुजा का, और इधर ये जो है ये है बीका। अब कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ सोर्सों के अनुसार हम देखते हैं भी, हमें सोर्स ये बताते हैं कि बीका जिसमें मारवाड़ में थे तो राव जोधा ने ऐसा समझा कि हम देखते हैं वीरता और अपने साहस निडरता के अनुरूप शासक बीका बनना चाहिए। लेकिन राव जोधा ने हो सकते हैं ऐसा निर्णय लिया कि राव बीका एक अद्भुत साहसी है, ये किसी दूसरे राज्य की स्थापना कर सकता। तो राव जोधा ने क्या किया, अपने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं शातल को शासक बनाऊं। अब होता क्या है, बीका को बुलाते हैं और बीका को बोलते हैं बीका एक शर्त है, यदि तू वो माने तो उससे पहले तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जो भी मैं बात कहूंगा उसे तू मुकरेगा नहीं। जोधा ने इस प्रकार की बात जब बीका को बोली तो बीका ने कहा, पिताजी आप बताइए, जो कुछ है आप बताइए, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। राव जोधा ने कहा कि देखो वादा कीजिए पहले, उसके बाद में मैं बताऊंगा। तो राव जोधा ने जिस प्रकार कहा तो बीका ने वो वादा किया है कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं तैयार हूं। राव जोधा ने कहा कि आपको मारवाड़ छोड़ना पड़ेगा। राव जोधा ने क्या कहा बीका को कि आपको मारवाड़ छोड़ना पड़ेगा, कहीं अन्यत्र राज्य की स्थापना कर लेना। जोधा ने हालांकि सहयोग भी देने की बात की है। अब बीका ने क्या कहा कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार मैं क्या करूंगा, यहाँ से मारवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन एक आपको भी अब शर्त माननी पड़ेगी, और वह शर्त मानने से पहले आप भी वादा करो कि वादे से आप मुकरेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में राव जोधा ने क्या कहा, बोला कि आप मारवाड़ छोड़ देंगे? तो बीका ने कहा मारवाड़ में पक्का छोड़ दूंगा, मैंने वादा किया आपसे। अब होता यूं है कि जोधा बीका को बोलते हैं कि आप बताइए, मैं भी वादा करूंगा और वादा करता हूं कि आप जो कुछ कहेंगे मैं मानूंगा। बीका ने कहा मैं यहां से निकल रहा हूं, जहां भी जैसी भी स्थितियां हो, किसी भी राज्य की यदि स्थापना करने में सफल हो गया तो मैं वापस मारवाड़ लौटूंगा और मारवाड़ आऊंगा। मारवाड़ के अंदर आप मारवाड़ की राजकीय चिन्ह है, वो राजकीय चिन्ह जैसे छत्र है, तलवार है, जो हड़बुजी सांकला ने एक समय राव जोधा को जो मारवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए काउनी गांव से जिसमें बयान किया था मेवाड़ के खिलाफ, उस समय मंडोर पर अधिकार किया। उसी समय एक हड़बुजी सांकला ने क्या दिया था, जोधा को कटार भेंट की थी, वो कटार और साथ साथ में राजकीय चिन्हों में जो जो सामग्री शामिल है वह समस्त सामग्री मैं क्या करूंगा, मेरे साथ ले जाऊंगा। अब जोधा ने क्या किया, इस बात को स्वीकार कर लिया। जोधा ने कहा कि जो भी, यदि तू कहीं पर भी शासन की स्थापना करेगा, यदि किसी राज्य की स्थापना करेगा, तो उस राज्य की स्थापना करने पर मैं क्या करूंगा, आपको जो भी है राजकीय चिन्ह है वह सारे आपको सौंप दूंगा। अब होता यूं है, बीका ने, हम देखते हैं बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की। अब उसके बाद में बीका ने जिस समय राठौड़ वंश की स्थापना की, उसे कुछ समय बाद जैसे ही कुछ स्थितियां ठीक हुई तो बीका ने क्या कहा, जोधा के इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर वहां अपना एक दूत भेजा है और दूत को बोला कि आप क्या करेंगे भी, हमारे जो पीछे परिवार है, हमारे पिताजी है, जोधा है, उनसे आप बोलना कि बीका ने जो राजकीय चिन्ह मंगवाए। अब दूत यहाँ जाता है, उस समय जोधा वहां उपस्थित नहीं थे क्योंकि जोधा उन समय खत्म हो गए थे, जोधा की डेथ हो चुकी थी। अब बात आती है शातलदेव की। शातलदेव भी क्या कौशना के युद्ध में खत्म हो गए थे, तो शासक उस समय कौन था, शुजा। अब शुजा उस समय हम देखते हैं कि शासक के रूप में थे, और उसी समय यहाँ पर कौन जाता है, जो बीकानेर की तरफ से एक दूत जाता है। समस्त बात घटनाक्रम किनको सुनाता है, शुजा को सुनाता। शुजा को जैसे ही सुनाया गया, शुजा ने राजकीय चिन्ह देने से इनकार कर दिया, बोला मैं राजकीय चिन्ह नहीं दूंगा।
अब वो दूत वापस कहाँ आता है, बीका के पास आता है और बीका को बोलता है कि शुजा ने मना कर दिया राज के चिन्ह देने से, अब आप क्या करेंगे, आप अपना निर्णय ले रहे। तो बीका ने ऐसा समझ लिया कि अब वो जो शुजा है वो मेरा भाई है और मुझे पता है वो किस तरह के देगा, किस तरीके से देगा, वो तरीका मुझे यूज लेने पड़ेगा। और राव बीका ने क्या कहा, अब एक बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी। और राव बीका ने एक बड़ी सेना तैयार की और फिर क्या कहा, मारवाड़ क्षेत्र पर अटैक कर दिया, इस जोधपुर क्षेत्र पर, इस शुजा पर अटैक कर दिया, जोधपुर के किले को घेर लिया। उस समय इस बीका की माता जसमादेव महारानी वो आती है, तब बीका उनका सहसमान स्वागत करता है और स्वागत करने पर बीका को पूछती है, बीका क्यों तू इस प्रकार ध्रुव पर अटैक कर रहा है, क्यों तेरे भाइयों को मार रहा है। तो बीका ने कहा, माता मैं अपने भाई की हत्या करने के लिए और इस मारवाड़ क्षेत्र को जीतने के लिए मैं नहीं आया, मैंने ऑलरेडी इस प्रकार के साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब आप यह करें कि मुझे जो आपने उस समय पिताजी ने वादा किया, आप उसमें पास में थे, और आप ये बताएं कि राजकीय जो चिन्ह है, राजकीय छत्र वगैरह हैं, वो मुझे देने की बात थी या नहीं थी। तो जसमादेव ने बताया कि बात तो थी। तो बोला बात थी तो मैं केवल उनको लेने के लिए आया हूं। तो जसमादेव ने मध्यस्थता दिखाते हुए क्या कहा, शुजा को आदेशित किया कि शुजा जो भी राज के चिन्ह है तुम्हें बीका को देने पड़ेंगे। तो बीका क्या करता है, राज के चिन्ह यहां से क्या करता है, लेके बीकानेर चला जाता है। तो हम यहां देखेंगे बीका का जोधपुर पर आक्रमण। तो उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार बीका है यह जोधपुर पर आक्रमण करता है। तो देखें, तो एक समय मारवाड़ नरेश राव जोधा ने बीका को मारवाड़ छोड़कर अन्यत्र राज्य की स्थापना करने का आदेश दिया। स्थापना करने का आदेश दिया। तब बीका ने अपने पिता राव जोधा से वादा किया कि मैं मारवाड़ नहीं लौटूंगा, लेकिन यदि मैं अन्यत्र राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ तो आपको मुझे राजकीय चिन्ह देने होंगे। यह शर्त राव जोधा ने स्वीकार की।
राव जोधा ने स्वीकार किया। तो हमने क्या देखा, एक समय जब मारवाड़ नरेश राव जोधा ने बीका को मारवाड़ छोड़कर अन्यत्र राज्य की स्थापना करने का आदेश दिया तथा तब बीका ने अपने पिता राव जोधा से वादा किया कि मैं वापस इस मारवाड़ क्षेत्र में नहीं लौटूंगा, लेकिन यदि मैं अन्यत्र राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ तो आपको मुझे राजकीय चिन्ह देने होंगे। और यह शर्त किसने, राव जोधा ने स्वीकार कर ली। अब राव जोधा ने जैसे इस शर्त को स्वीकार किया है तो हम देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो कुछ समय बाद राव बीका ने बीकानेर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र के आसपास बीकानेर क्षेत्र के आसपास अपना और राज्य स्थापित किया। अब राज्य स्थापित कर दिया किसने, राव बीका ने। राव बीका ने जैसे ही जो राज्य स्थापित किया उसके बाद में क्या किया, इस राव बीका ने अपना एक दूत भेजा है। क्या भेजा है, दूत किनके पास में, राव जोधा के दरबार में। तो बीका ने राज्य की स्थापना के बाद पिता की शर्त के अनुसार राजकीय चिन्ह लेने हेतु अपना दूत नाम आता है बेला पड़ियार का, बेला पड़ियार, इनको भेजा है। बेला पड़ियार को जोधपुर भेजा। तो शर्तानुसार राजकीय चिन्ह लेने तो अपना दूत बेला पड़ियार को क्या करता है, इसको क्या करते हैं, जोधपुर भेज देते हैं। अब जिस समय यह दूत वहां जाता है, इस समय जोधा तथा शातलदेव का इस समय तक जोधा तथा शातलदेव का निधन हो चुका था। तथा शुजा जोधपुर का शासक था। कौन था, शुजा जोधपुर का शासक था। शुजा ने बीका के दूत को राजकीय
देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर जसमादे, रानी जसमादे थी, रानी जसमादे की मध्यस्थता से समझौता कर राजकीय चिन्ह प्राप्त किए, राजकीय चिन्ह प्राप्त किए। अब राजकीय चिन्ह के अंदर क्या क्या चीज आती है कि राव शुजा ने क्या किया, बीका के दूत को राजकीय चिन्ह देने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बीका ने क्या किया, जोधपुर पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में जिस समय जोधपुर मारवाड़ के इस जोधपुर के किले को, मेहरानगढ़ दुर्ग को जो घेर लिया था, उसी समय रानी जसमादे यह मध्यस्थता करती है, बीच बचाव करती है और समझौता करवा देती है। और राजकीय जो छत्र वगैरह है, राजकीय चिन्ह जितने भी हैं, वो शुजा के बीका के द्वारा जो बीका को दिलवा दिए जाते हैं। यानी शुजा को आदेशित किया कि आप बीका को ये राजकीय चिन्ह दे दो। तब राजकीय चिन्हों के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो देखो नाम आता है ढाल का, ढाल के बाद में आता है छत्र का, छत्र के बाद में आता है तलवार का, तलवार के बाद में देखिए तो हमें एक हड़बुजी सांकला है भाई, हड़बुजी सांकला, हड़बुजी सांकला की कटार, ये एक समय जोधा को दी थी हड़बुजी ने। इसके साथ में और हम देखते हैं कि 12 पूजनीय चिन्ह है, 12 पूजनीय चिन्ह है। जिसमें नगाड़ा भी है, नगाड़ा। और इसके साथ हम देखें तो एक हमने देखा था कर्नाटक से राव दुबड़ द्वारा एक समय चक्रेश्वरी माता की काष्ठ प्रतिमा लेके नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित की जाती है। और वो नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी, वह जो नागणेची माता की काष्ठ प्रतिमा है वो भी साथ में बीका ले गया है। तो नागणेची माता की नागणेची माता की काष्ठ प्रतिमा नागणेची माता की मूर्ति कहो, काष्ठ प्रतिमा कहो। एक मूर्ति और लेके गए हम देखें कि हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, हिरण्यगर्भ लक्ष्मी नारायण। तो हिरण्यगर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, ढाल है, 12 पूजनीय चिन्ह है, छत्र है, तलवार है, हड़बुजी सांकला की कटार है। ये समस्त राजकीय चिन्ह, ये राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह, ये राजकीय चिन्ह कौन प्राप्त करता है, हम देखते हैं बीका प्राप्त कर लेता है, बीकानेर चला जाता है। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं, बीका के बाद में बीका के बाद बीकानेर का जो शासक है बीका, वो आक्रमण कर देता है शुजा के इसमें। और उसके बाद में हम शुजा के बाद शासक देखते हैं, शासक कौन बनता है, गंग। शासक कौन बनता है, गंग।
तो अगले शासक के रूप में हम देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा कौन था, किन का पुत्र था, उनके बारे में देखते हैं। तो शासक कौन बना मारवाड़ का? गंगा शासक बना है। हमने अभी शुजा के बारे में पढ़ा है। शुजा कब से कब तक शासक रहा है? देखें, शुजा है, हमने देखा 1492 के अंदर कौशाणा के युद्ध में कौन? शातलदेव पराजित, जो शातलदेव उस गुड़लेखा को पराजित कर देता है और उसके बाद में स्वयं भी घायल हो जाता है और खत्म हो जाते हैं। उस 1492 के अंदर एक शुजा नाम का उनका शातल का भाई शासक बनता है और ये 1515 तक रहते हैं। अब 1515 के अंदर शासक कौन बनता है? गंगा बनते हैं। कौन बनते हैं? गंगा शासक बनते हैं। और ये हम देखते हैं 1531 तक रहते हैं। 1515 से लेके और 1531 तक शासक रहते हैं। 1531 तक शासक रहते हैं। इनके समय हम देखते हैं सबसे ज्यादा यदि कोई वीरता दिखाई तो गंगा के पुत्र मालदेव ने दिखाई है। हम देखेंगे मालदेव के बारे में कि मालदेव किस प्रकार गंगा के समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। और साथ साथ हम देखेंगे गंगा है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता, जो गंगा है वो क्या करता है, जो खानवा के युद्ध में मेवाड़ महाराणा सांगा है उनकी सहायता करने तो अपने पुत्र मालदेव को भेजता है। एक समय इनका मालदेव पुत्र है वो गंगा के समय ही नागौर का शासक था एक दौलत खां, उसको पराजित करता। हम देखते हैं इस गंगा के समय भी हम देखते हैं एक नागौर का शासक दौलत खां है, उनके साथ में गंगा के जो चाचा है, चाचा शेखा, वो शेखा दोनों मिलकर के इस मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं। और उस समय एक सेवकी का युद्ध होता है। उस सेवकी के युद्ध में इनका पुत्र वीरता का जो परिचय देता, सेवकी के युद्ध में उनको पराजित कर देता, शेखे को मार देता। इसके साथ में हम ये भी देखेंगे गंगा थोड़ा क्या था, अफीम का सेवन करता था और इस कारण अंत समय में हम देखते हैं गंगा अपने महल के अंदर ऊपर खिड़की में बैठा था और नशे के अंदर था। बताया जाता है कि वहां से गिर गया और खत्म हो गया। लेकिन उसकी जो गिरने का आरोप है ये उनके पुत्र मालदेव पर लगाया जाता है और इस कारण मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता भी बताया जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। तो उसके बाद हम मालदेव के बारे में देखेंगे। तो पहले गंगा के बारे में देखते हैं, गंगा किस प्रकार जो अपने शासन के रूप में कार्य करता है। तो इनके समय सबसे पहले देखते हैं कि गंगा ने क्या किया, ये कौन थे। तो देखें आपने अभी किसको पढ़ा है? शुजा को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? शुजा को। शुजा के एक पुत्र हुआ था बागा। कौन हुआ था? बागा। और बागा के क्या हुआ? गंगा। और गंगा एक समय क्या हुआ? मेल से गिर गया तो हो गया क्या? खंगा। हम देखते हैं किसके बारे में कि शुजा, बागा, गंगा। तो ये बाद में हम देखते हैं इसके बाद में यदि शासक बनेगा वो कौन बनेगा? मालदेव। तो देखें अभी कौन कौन शासक बनेंगे, किस प्रकार शासक बनेंगे। तो कौन? ये गंगा, जो गंगा है ये शुजा के पुत्र बागा का पुत्र था। कहने का मतलब है शुजा का पोता था। ठीक है। और इनके समय क्या होता है? इनके समय बाबर एवं मेवाड़ महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है। तब सांगा की सहायता हेतु गंगा द्वारा अपने पुत्र मालदेव को भेजा जाता है। भेजा जाता है।
अब देखें गंगा है, वो गंगा देखें 1531 तक रहा है और साथ साथ में शुजा के पोते थे। और इन्होंने क्या किया, पहला ही 1527 के अंदर, यह युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध है वो 1527 में होता है। ये खानवा का युद्ध है, ये कब होता है, 1527 में होता है। तो 1527 में यह युद्ध हुआ ना, उस समय अपने पुत्र मालदेव को भेजा है। इसके बाद में आगे और देखते हैं हम। गंगा के समय इनके पुत्र मालदेव ने नागौर के शासक दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां को पराजित किया। तो यह दौलत खां क्या करता है, नाराज दौलत खां चाचा शेखा से मित्रता करके नागौर पर आक्रमण करता है। नहीं सॉरी, जोधपुर पर आक्रमण करता है। तब मालदेव ने 1529 में, कब, 1529 में शेवकी के युद्ध में इन दोनों को पराजित किया। जिसमें चाचा शेखा मारा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम जो गंगा का निधन। गंगा अफीम का सेवन करते थे। एक दिन छत से गिरने पर मौत हो गई। इनके मौत का आरोप मालदेव पर लगाया जाता है। लगाकर मालदेव को मारवाड़ का पितरंता शासक कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम आगे का शासक कौन होगा, मालदेव। अब मालदेव के विषय में हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखें हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने देखा कि जो शातल के बाद में शासक कौन बना, शुजा। ये कब से कब तक रहे, 1492 से 1515 तक। राव शुजा के समय क्या हुआ, तो हमने देखा पहले तो राव शुजा है, ये शातल देव के बाद में शासक बने, शातल के भाई थे, जोधा के पुत्र थे। उसके बाद में हमने देखा इनके समय बीकानेर के राव बीका ने क्या किया, आक्रमण किया था। उसके बाद में हमने क्या देखा है, राव बीका है जोधपुर पर आक्रमण किस प्रकार करते हैं उसको देखें। उसको देखने के बाद में किस प्रकार राजकीय क्षेत्र है वो राव बीका है इनसे छीन करके और बीकानेर क्षेत्र में लेके चले जाते हैं। उसके बाद में हमने गांगा के बारे में देखा, यानी ये बागा के पुत्र थे, शुजा के पोते थे। और इनके समय क्या हुआ, मालदेव है वो सांगा की सहायता है तो गया है, जो मालदेव इनका पुत्र था। और साथ साथ हमने ये भी देखा इनके काल में क्या हुआ, एक सेवकी का युद्ध हुआ है 1529 में। और ये किन के मध्य हुआ है, तो हम देखें मारवाड़ के राजा है ये गांगा, और इनके जो पुत्र हैं हम देखते हैं मालदेव वे। और साथ में इनके सामने होते हैं दौलत खां, नागौर का शासक। और उस दौलत खां की सहायता करने वाला कौन होता है, चाचा शेखा। लेकिन वे सारे युद्ध में मारे जाते हैं, मालदेव और ये गंगा विजय रहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं गंगा का एक दिन क्या हुआ, छत से गिरने के कारण निधन हो गया। और उसके बाद में आगे अंतिम शासक, इनके बाद में शासक बनते कौन है, हम देखते हैं मालदेव। मालदेव के बारे में पढ़ेंगे, मालदेव के बाद में कौन कौन शासक वे क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो साथियों आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताएं और बराबर क्लास लेते रहें। धन्यवाद।